Today we study the next chapter of the physics, that is mechanical properties of solids. We know that the material is divided into three types, that is solid, liquid and gases. And we also know that इन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखे हैं कि सॉलिड में जो है पार्टिकल्स जो है वो कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। इनके अक्रॉस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कोई भी मटेरियल जो है वो किससे बनेगा, एटम से बनेगा, और इसके अक्रॉस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा होता है, ग्रेटर होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट कौन से फॉर्म में आ जाएगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये स्टडी कर चुके हैं कि it does not takes the shape of the container, it is present in its original state। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट लें और उसको किसी पॉट में डालें तो ऑब्जेक्ट अपना शेप नहीं ले, अपने शेप में ही रहेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा। यानी पार्टिकल के अक्रॉस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होता है। और इसमें भी एक कंडीशन हम ये देखे हैं, जैसे लिक्विड जो है वो शेप लेता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। गैसेस में पार्टिकल जो होते हैं वो वेरी फार टू ईच अदर होते हैं। तो सॉलिड की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। तो अभी यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की ही स्टडी करेंगे। और उस सॉलिड की जब स्टडी करेंगे तो अपने उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यानी डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे। जैसे व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, व्हाट इज़ प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, शेप किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि सॉलिड क्या है। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा होता है, ग्रेटर होता है। जब इसके पार्टिकल वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं तो इसमें आप लोग ये देखोगे कि अगर एक बॉक्स कंसीडर करते हो तो बॉक्स में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जहाँ पर फोर्स एग्जर्ट होता है उसका शेप जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई भी करें तो उसके शेप और साइज़ में उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि ये बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी है। वो बॉडी कौन सी कहलाएगी, रिजिड बॉडी। तो जितने भी रिजिड बॉडी है वो कुछ एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं कि कैसी होती है, वो इलास्टिक होती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि उसका डायमेंशन जो है चेंज होता है। कैसे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम खींच लें या उसको पुश करें या उसको ट्विस्ट करें, कॉम्प्रेस करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन, साइज़ को चेंज करता है। जैसे अगर रबर का बॉल लिए, रबर के बॉल को हम प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे ही रबर लिए, रबर को स्ट्रेच करेंगे तो वो इलोंगेट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं कि अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज होता है। तो बॉडी का डिफरेंट नाम पड़ता है, उसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि वो इलास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ बॉडी जो है, अगर मान कर चलते हैं एग्जांपल, जैसे आप लोग देखोगे कि स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग अगर दी है, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करेंगे स्लाइटली, तो स्लाइटली स्ट्रेच करेंगे तो इलोंगेट होगी। लेकिन अगर स्ट्रेच करने वाला जो हम फोर्स है वो रिमूव कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाएगी। ऐसे ही रबर है, रबर को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच तो वो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो इसी को कहा जाता है कि अगर बॉडी के ऊपर हम किसी तरीके का फोर्स लगाए और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस, फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। यानी अगर मान कर चलते हो कि आपके पास एक बॉल है, बॉल के ऊपर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद ये इस तरीके से कॉम्प्रेस हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही फोर्स हटा लेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो ये इसका जो शेप का चेंज होना है इसी को कहा जाता है डिफॉर्मेशन। यानी उसका फॉर्मेशन, यानी उसकी जो पहले की शेप थी वो चेंज हो गई। तो डिफॉर्मेशन को इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि मोस्ट ऑफ द बॉडीज कैन बी डिफॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल एक्सटर्नल फोर्स। यानी अगर बाहर से हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसका शेप जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जो चेंज हुआ, द चेंज इन साइज, शेप और both of the body arising due to the external force is called as the deformation। चाहे उसका शेप चेंज हो, चाहे उसका साइज चेंज हो,
अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद कुछ ऐसा चेंज आता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफॉर्मेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफॉर्मेशन। और जो फोर्स जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हुआ वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें? डिफॉर्मेशन के लिए। तो इसी को कहा जाता है द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। या इस तरीके से कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिफॉर्मिंग फोर्स के। जाहिर सी बात है जितना फोर्स लगाएंगे उतना उसका शेप चेंज होगा। लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती है जिसमें फोर्स लगाने के बाद भी उसका शेप चेंज नहीं होता। सच बॉडी इज कॉल्ड एज द रिजिड बॉडी। इस तरीके की जो बॉडी है उसको क्या नाम दोगे? रिजिड बॉडी। लेकिन जिसमें अगर बॉल है, रबर है, स्पंज है, जिसका शेप चेंज हो जाता है और फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तो यानी जब फोर्स लगाए तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ ए बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। या इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है कि द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिफॉर्मेशन के। अब यहाँ पर देखेंगे ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, यानी अपने उसकी जो टाइप्स देखेंगे, उसके वेज जो हैं, तो ये क्या है? देयर आर मेनी वेज इन विच डिफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस। यानी डिफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? तो जैसे अगर बॉल रबर है या वायर है, रबर या वायर लेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो लंबाई में बढ़ेगा, लेंथ के अक्रॉस चेंज होगा, तो उस चेंज को कहा जाता है चेंज इन लेंथ। और अगर रबर और बॉल की बजाय अगर आप कोई बॉक्स है, अगर उस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, यानी उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब चेंज होगी। तो चेंज इन वॉल्यूम, इसको कहा जाएगा क्या? चेंज इन वॉल्यूम। और थर्ड जो है डिफॉर्मेशन किस में आएगा? कि शेप ऑफ द बॉडी। कोई भी अगर इर्रेगुलर बॉडी है, अगर उसका शेप और साइज चेंज होता है तो हम उसको कहेंगे चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से डिफॉर्मेशन 3 क्वांटिटी के अक्रॉस में होगा, एक लेंथ में, वॉल्यूम में, और या तो उसका शेप और बॉडी साइज, बॉडी का शेप और साइज जो है वो चेंज होता है, तो इसको कहा जाता है डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर मान लेते ये बॉल है, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया गया, तो बॉडी का शेप जो है वो चेंज हो गया, यानी बॉडी किस में आ गई? डिफॉर्म्ड में आ गई, यानी उसका चेंज हो गया, मॉलिक्यूल्स उसके जो है वो क्या हो गए? कॉम्प्रेस हो गए। अब इसके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पर इसके अंदर एक अलग तरीके का एक फोर्स डेवलप हुआ। ये जो हम फोर्स लगाए ना, ये एक फोर्स जो है वो इसके अंदर क्या हो जाता है? रीस्टोर हो जाता है। और जब हम फोर्स लगाएंगे तो यही जो फोर्स है उसको वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे पुश करता है। तो जो फोर्स उसके अंदर जमा हुआ तो उसको कहा जाता है इंटरनल इलास्टिक फोर्स विद इन द बॉडी विच ट्राई टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। यानी ये तो हमारा अप्लाइड फोर्स था, ये हमारा क्या था? अप्लाइड फोर्स। लेकिन ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पर स्टोर हुआ कौन से फॉर्म में? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे, ये फोर्स उसको वापस रीगेन करेगा उसकी ओरिजिनल कंडीशन में। तो ऐसी कोई मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में एग्जैक्टली वापस हो जाए, या अपने जो उसका डायमेंशन है उसका ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ जाए, तो उस बॉडी को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी किसको कहेंगे? द बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी, या उसको कहा जाएगा इलास्टिक मटेरियल्स। तो इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन हम बताएंगे किस तरीके से कि
इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एन इलास्टिक बॉडी। अब ये बॉडी तो इलास्टिक कहलाएगी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को नाम हम क्या देंगे, प्लास्टिक बॉडी, सॉरी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या देंगे, प्लास्टिसिटी। तो ऐसी बहुत सी बॉडी है जो वापस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो है वो वापस आ जाती है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, तो उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो इलास्टिक बॉडी है। जैसे रबर है अगर एग्जांपल लेंगे तो ये कैसा है, रबर है, ये कैसा है, इलास्टिक बॉडी है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, जैसे हम रबर के अलावा से कर सकते हैं कॉर्टस है, ये भी इलास्टिक है। अब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जो फोर्स रिमूव करने के बाद, यानी एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद भी वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आते, यानी उसका जो डायमेंशन है वो प्रीवियस वाला गेन नहीं करते, तो इस बॉडी को कहा जाता है प्लास्टिक बॉडी। तो यहाँ पर डेफिनेशन सेम रहेगी, इफ़ द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ऐसा भी है, जैसे अगर हम बॉक्स लिए है ना, पहले ये कंसिडर कर लो कि अगर एक बॉक्स लिए, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाए, कोई ऑब्जेक्ट से इसको हथौड़ा ले लिए, अगर उससे इसको हैमर कर दिए तो यहाँ पे फोर्स लगाइए, क्या हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा। अब ये वापस उसके ओरिजिनल कंडीशन में तो कब आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा ये प्रेस होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर वुड ले लिए या स्टोन, ये क्या हो जाएगा, अपना रिजिड बॉडी। लेकिन अगर रबर लिए, रबर को इसको स्ट्रेच किए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा लूज हो जाता है। ऐसे ही अगर हम तार लिए, तार को भी क्या किए, स्ट्रेच किए, स्ट्रेच करने के बाद ये क्या होता है, जितना फोर्स लगाएंगे छोड़ देंगे, लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, लेकिन उतना उसका वापस उतना सही नहीं आता। लेकिन ऐसी कोई बॉडी जो एग्जैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है, तो उस बॉडी को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी फोर्स लगाए, शेप चेंज हुआ, फोर्स हटाए, वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई, तो उस बॉडी का नाम देंगे हम प्लास्टिक बॉडी, यानी जो परफेक्ट हो जाता है। जैसे हमारा जो वायर लेते हैं, स्टील का वायर ले लो या कॉपर वायर ले लो, अगर इसको इलांगेट किए तो उसका शेप और साइज तो चेंज होता है, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस उतना नहीं आता है, इलांगेशन हो जाता है। रबर है तो लूज पड़ जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। हम किसको कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी जो फोर्स लगाने के बाद कोई भी चेंज ना आए उसके अंदर, तो उसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, तो उस बॉडी को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो अगला हम देखेंगे कि प्लास्टिक बॉडी किसको कहा जाता है। प्लास्टिक बॉडी किसको कहेंगे कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाए लेकिन वो अपनी ओरिजिनल को कंडीशन में वापस नहीं आएगी, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्लास्टिक बॉडी। जैसे एग्जांपल लेंगे, डफ है, एग्जांपल इसकी क्या आएगी, डफ आएगी। लीड है, प्लास्टिसीन है, प्लास्टिसीन है। क्ले है, मिट्टी का खिलौना जो बच्चे लोग खेलते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा, तो उसको कहा जाता है प्लास्टिक बॉडी। तो ऐसे बहुत सारी बॉडी है जो डिफरेंट डेफिनेशन देके हम, जैसे प्लास्टिक बॉडी, इसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्या, प्लास्टिसिटी। तो ऐसे प्लास्टिक बॉडी हो गई और उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको क्या कहा जाएगा, प्लास्टिक बॉडी। ऐसे अगर हम देखेंगे कि आइडियल इलास्टिक सॉलिड जो है वो क्या कहलाता है, कॉर्टस फाइबर कहलाता है, और प्लास्टिक बॉडी को कहा जाता है पुटी। प्लास्टिक बॉडी क्या रहेगा, पुटी। और आइडियल जो एग्जांपल हम लेंगे इलास्टिक जो है प्रॉपर्टी के लिए, उसको कहा जाता है कॉर्टस जो है, या उसको या कहेंगे कॉर्टस फाइबर भी कह सकते हैं इसको। तो ये 2-3 डेफिनेशन है। इलास्टिसिटी किसको कहेंगे, प्लास्टिसिटी को किसको कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी क्या है, इलास्टिक बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है।